नमस्कार दोस्तों, आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं जोगिल कुमार अपने एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन जो यूपी टेट 2016 में आए हुए प्रश्न हैं और सभी चुनिंदा प्रश्न हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया ये प्रश्न जो पढ़ेंगे उस समय अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित रखेंगे, जिससे कि ये प्रश्न समझ में आएंगे और हम डिस्कस करेंगे वो हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा भाषा विकास, दूसरा है यौन विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा है सामाजिक विकास। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ आप ये प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं रोक रोक के चला था। इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो स्क्रीन को रोक के, वीडियो को रोक करके अपना जवाब देंगे और बाद में अपना चेक कर लेंगे कौन सा सही है जो मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से 4 भाग थे? पहला था संवेदी पेशी अवस्था, ये चलती है हमारी जन्म से 2 वर्ष तक। और ये है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये जो चलती है हमारी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। और ठोस संक्रियात्मक अवस्था ये चलती है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। और ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है चौथी, जो चलती है हमारी 12 से ऊपर। ठीक है ना? तो समझ गए होंगे आप सभी। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 भागों में बांटा था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बताएंगे। ऑप्शन दिया हमारा ऊर्ध्व अंतरण, बी है क्षैतिज अंतरण, सी है द्विपार्श्विक अंतरण और डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे जल्दी से दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, द्विपार्श्विक अंतरण। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है द्विपार्श्विक अंतरण? जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग पर या दाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं अंग पर होता है तो वह द्विपार्श्वीय अंतरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप सभी। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? प्राप्तांक के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, मानक विचलन कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बहुलक। अब बहुलक क्या होता है? जानते हैं बहुलक क्या होता है? प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो है आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगे। क्रिया प्रसूत
अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया है, बताएंगे? किसने किया था? पहला है पावलोव, दूसरा है स्किनर, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा है कॉलर। तो ये किया था हमारे स्किनर साहब ने। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा है हमारा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित थे, बताएंगे? बताइए जल्दी से। चलिए बताते हैं, इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत को 1969 से 1971 में दिया था ये अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है ना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो चलिए आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे दोस्तों। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, बताएंगे? बहुत बार आता है ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल वर्ट ने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताएंगे जल्दी से? इसका हो जाएगा बिने साइमन ने। ये जो दो वैज्ञानिक थे बिने और साइमन, इन दोनों ने मिलकर मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है ना, बिने साइमन ने 1905 में मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। 1916 में टर्मेन ने इसके संशोधन करके आईक्यू का प्रयोग किया। ठीक है ना, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने और साइमन ने, और टर्मन ने 1916 में इसको संशोधित करके आईक्यू का प्रयोग कर दिया था। आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि का प्रयोग कर दिया था। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो बताएंगे जल्दी से, कौन सा सीखने का नियम नहीं है? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है तनाव का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है अभ्यास का नियम। तो हमें बताना है सीखने का नियम कौन सा नहीं है इनमें से, बताइए। बता सकते हैं इसको तो कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तनाव का नियम। तनाव का नियम जो होता है वो सीखने का नियम नहीं होता है। बाकी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम ये सीखने के नियम में आता है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, और ये दिए थे, दो नियम दिए थे, प्रमुख नियम और गौण नियम। तो प्रमुख नियम में कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण नियम कौन कौन से थे? कौन से थे दोस्तों? 5 सहायक नियम दिए थे गौण नियम, जो थे हमारे मानसिक स्थिति का नियम, साहचर्य का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और समानता का नियम और बहुक्रिया का नियम। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप सभी। इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 8 पढ़ते हैं। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो किस पर किया था संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में? पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? जानते होंगे सभी, बताइए। बिल्ली पर किया था क्या? कुत्ते पर किया था? बंदर पर किया था? चूहे पर किया था? बताइए, बताएंगे? चलिए बताते हैं। इससे ये किया था हमारे पावलोव ने कुत्ते पर। ठीक है ना, कुत्ते पर किया था हमारा। पावलोव द्वारा अधिगम के
क्लासिक अनुबंध का प्रतिपादन किया गया था जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है थर्नडाइक, दूसरा है कॉलर, तीसरा है पावलोव और चौथा है वुडवर्थ। बताएंगे सभी। अच्छे प्रश्न है। चलिए इसका हो जाएगा विकल्प नंबर कॉलर यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। चलिए 10 नंबर पढ़ लेते हैं। 10 नंबर है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा इसका। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है। प्रेरणा है, संवेदना है, सीखना है या फिर प्रत्यक्षीकरण है। बताएंगे क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा सीखना यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है विस्मृति कम करने का उपाय है। तो विस्मृति कहते हैं हमारी भूलने की शक्ति को, या कोई भी चीज़ भूली हुई होती है उसको हम विस्मृति कहते हैं। तो विस्मृति कम करने का उपाय क्या है बताएंगे। पहला ऑप्शन है सीखने में कमी, दूसरा है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि और दूसरा है पाठ की पुनरावृत्ति और तीसरा है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति क्यों होती है, इसको कम करने का उपाय क्या है। तो इसको कम करने का उपाय है क्या हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। विस्मृति भूल जाना स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। ठीक है ना। विस्मृति को एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारण को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध और भय किस प्रकार के हैं। अभिप्रेरणा है, संवेग है, परिकल्पना है, मूल प्रवृत्ति है। क्या हो जाएगा बताएंगे। क्रोध और भय किस प्रकार के होते हैं। ये संवेग है, क्रोध और भय संवेग है। ठीक है ना, इमोशन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो क्या हो जाएगा दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है सीखना, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है कल्पना और चौथा है हमारा चिंतन। तो कौन सा सही हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति को देख करके नकल की जाती है, व्यवहार की नकल की जाती है, उसे क्या कहते हैं। अनुकरण कहेंगे क्या बताएंगे। क्या हो जाएगा अनुकरण हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, सभी जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। चलिए अच्छा प्रश्न है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बताएंगे।
बताइए पहला प्रश्न, पहला विकल्प है हमारा नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, और यह है तीसरा प्रशिक्षण स्थानांतरण, और चौथा है सीखना। तो क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, सकारात्मक कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 15। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान, क्या कहेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा विस्मृति। विस्मृति भूलने से संबंधित है, जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण न किया जा सके तब विस्मरण उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, जब कोई चीज़ हम भूलते हैं तो उसे हम विस्मृति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि वाला बालक माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा बताएंगे। ऑप्शन पहला है मंदबुद्धि, बी है सामान्य बुद्धि, सी है श्रेष्ठ बुद्धि और डी है क्षीण बुद्धि। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धि हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर बी सामान्य बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। तो हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। पहला है बुद्धि की प्रकृति, दूसरा है अधिगम्य अप्रेरणा की भूमिका, तीसरा है मूल्यों का विकास और चौथा है हमारा किशोरों का मनोविज्ञान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, किशोरों का मनोविज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, कैसे लग रहे हैं प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल अक्षर में लिखा हुआ है, और उसके बगल में जो बेल आइकन दी है उसको दबा देंगे, जिससे हमारे वीडियो जो आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला है कमेनियस, दूसरा है हॉल, तीसरा है हॉलिंगवर्थ और चौथा है फ्राइड। क्या हो जाएगा इसका, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्राइड ने। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताएंगे जल्दी से, कमेंट करके बताएंगे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। चलिए बताइए जल्दी से। पहला है डब्ल्यू बुंट, दूसरा है सिगमंड, तीसरा है पावलोव और चौथा है वाटसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यू बुंट, विलियम बुंट ने किया था और ये जर्मनी में किया था। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी में जो कौन से शहर में है, जो लिप्सिंग शहर में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 पढ़ेंगे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, विकल्प पढ़ लेते हैं।
फ्रांज ब्रेंटानो ने। पहला है फ्रांज ब्रेंटानो, बी है मैक्स वर्दीमर, सी है एडगर रूबिन और डी है हमारा कर्ट लेविन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा मैक्स वर्दीमर। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 है हमारा, संगणन सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अधिगम हो जाएगा क्या, अवप्रेरण हो जाएगा, स्मृति हो जाएगा या फिर सृजनात्मकता हो जाएगा? संगणन सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है बताइए? स्मृति, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? अब क्षेत्र सिद्धांत बताना है। क्षेत्र सिद्धांत है हमारा व्यवहारवादियों का है या संरचनाविदों का है, मनोविश्लेषकों का है, गेस्टाल्टवादियों का है, किसका है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवादियों का है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, बैटरी का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के लिए, रुचि के लिए, बुद्धि के लिए या फिर अभिक्षमता के लिए? बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्धि मापने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण 1955 में किया था सीएम भाटिया ने। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया था? तो पहला है हमारा हल, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है स्किनर और चौथा है वाटसन। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। चलिए अगला प्रश्न है 25। व्यवहारिक क्षमता में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अधिगम कहते हैं, अवप्रेरणा कहते हैं या फिर आवृत्ति या अभिक्षमता? व्यवहार क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, क्या होता है ये? अधिगम होता है क्या, अवप्रेरणा होता है, आवृत्ति होता है या अभिक्षमता होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। 26 है हमारा, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। पहला विकल्प है हमारा प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा है समूह कारक सिद्धांत, तीसरा है गिलफोर्ड का सिद्धांत और चौथा है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका बताएंगे? 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? बताएंगे दोस्तों। अच्छा प्रश्न है और ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसका सूत्र होता है, उस सूत्र से ज्ञात करते हैं। 80 हो जाएगा क्या? 80 हो जाएगा या 100 हो जाएगा, 110 होगा या फिर 125? क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा
ऑप्शन डी 125। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, ठीक है। उसकी बुद्धि लब्धि हमें ज्ञात करना है। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, यानी कि IQ, बुद्धि लब्धि होती है हमारी IQ, और IQ बराबर होता है MA/CA, यानी कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, करंट एज, इनटू 100, ठीक है। इसी से ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे हो जाएगा, IQ हमें निकालना है, IQ, और वास्तविक आयु नीचे रहेगी, काल्पनिक आयु ऊपर हो जाएगी। तो मानसिक आयु क्या है 10 वर्ष और वास्तविक है 8 वर्ष। गुणा करना होगा हमें 100 में, काट लेंगे, ये कट जाएगा 4 के पाड़े से, 4 दूने 8, और ये हो जाएगा 25 बार। तो 25 कितना हो जाएगा, 25 दाम के 250, और भागे 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 125। समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। 28 है हमारा, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला है जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, या फिर अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो यह हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन सी, सक्रियता सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। सक्रियता सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 29 की तरफ। 29 है हमारा, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है, या चिंता कहलाता है, या फिर तनाव कहलाता है, बताइए। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने से उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाता है, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कुंठा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है दोस्तों। मैकडूगल के अनुसार कुल 14 संवेग होते हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होने से कुंठा नामक संवेग की उत्पत्ति होती है, ठीक है दोस्तों। मैकडूगल ने 14 संवेग दिए थे। चलिए प्रश्न नंबर 30 जो अंतिम प्रश्न है हमारा आज का। तो अंत में एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हमारा एक भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 30 पढ़ते हैं। कॉलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है, किस विकास से संबंधित है कॉलबर्ग का सिद्धांत। पहला है भाषा विकास से, दूसरा है सामाजिक विकास से, तीसरा नैतिक विकास से, और चौथा है शारीरिक विकास से। क्या हो जाएगा इसका, कॉलबर्ग का सिद्धांत कौन सा था, नैतिक विकास का सिद्धांत, समझ गए होंगे। कॉलबर्ग 10 से 16 वर्ष के बच्चों में नैतिक विकास की अवधारणाओं का वर्णन किया है। इनके अनुसार तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण है, न कि अंतिम निर्णय। तो
इनके अनुसार तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण है, निर्णय का कोई महत्व, अंतिम निर्णय का महत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बाल विकास के, जो आगामी परीक्षा में आपको हेल्पफुल होंगे, यूजफुल होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।